मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगे पर स्वागत है आप सबका। आज आप लोग मौर्य वंश से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। यानी पहला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या था, ठीक ना। तो ए विकल्प भट्ट स्वामी, बी विश्वगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर होगा विश्वगुप्त। चाणक्य के अन्य नामों में दो नाम अन्य मिलता है, यानी कौटिल्य के भी नाम से इसको जाना जाता है, कौटिल्य, और दूसरा नाम आपका विश्वगुप्त भी मिलता है, विष्णुगुप्त। अब इनकी प्रसिद्ध जो रचना है अर्थशास्त्र है। अगर रचना पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो रचना अर्थशास्त्र है। दूसरा प्रश्न है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो ए विकल्प अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमु। तो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किसने किया था? ए विकल्प में अशोक दे रहा है, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमु। इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम था, उसकी हत्या। और ये स्रोत कहाँ से मिलता है? दीपवंश महावंश से मिलता है। दीपवंश और महावंश ये आपके सिंघली अनुश्रुति है। दीपवंश महावंश सिंघली अनुश्रुति है, यानी इसी में ये मिलता है कि अशोक अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, ठीक ना। प्रश्न है निम्न में सम्राट अशोक कि वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। यानी अशोक की पत्नियों में उसको कौन प्रभावित किया था? ए विकल्प चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुवाकी। तो उसकी पत्नियों में कारुवाकी उसको प्रभावित किया था, क्योंकि यानी उसकी पत्नी कारुवाकी का नाम उसके अभिलेखों में मिलता है। जैसे प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी का नाम मिलता है और उसके द्वारा दान दिए जाने का वर्णन भी मिलता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस का प्रयोग किया है? यानी अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ए विकल्प अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी, डी अंगिका। तो अभिलेखों में अर्धमागधी यानी भाषा का प्रयोग किया है उसने। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ए विकल्प स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो तक्षशिला इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें अपने पुत्र सुसीम और पहले विद्रोह में उसने अशोक को भेजा, दूसरे में आपका सुसीम को भेजा था, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है? ए विकल्प अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। तो अशोक का नाम उसके अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, ठीक है ना। देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? अब देखिए 4 विकल्प इसमें है और इसमें निकालना है कौन प्राचीन वंश इसमें है। ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश, डी कण्व वंश। तो इसमें 4 वंशों में सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए विकल्प चंद्रगुप्त सेकेंड, बी विकल्प चंद्रगुप्त मौर्य,
सी विकल्प अशोक, डी अजातशत्रु। तो कौटिल्य या चाणक्य प्रधानमंत्री किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है कलिंग विजय के उपरांत, यानी उपरांत का मतलब होता है बाद में, अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार किया, अपनाया था? यानी कलिंग युद्ध, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया। ये 261 में लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग कहाँ है? ओडिशा राज्य में है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक ना। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? ए विकल्प जूडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म को उसने अपनाया। यानी कलिंग युद्ध के बाद वो किस धर्म का अनुयायी हो गया या किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी वो हीनयान संप्रदाय का था, हीनयान। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था, यानी मदद की थी? यानी चंद्रगुप्त के विस्तार में, साम्राज्य विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए विकल्प सुधोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। इसका सही आंसर होगा सी, यानी चाणक्य। अगला प्रश्न है सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। बौद्ध होगा। ये बौद्ध कला को निरूपण करता है, सांची का जो स्तूप है, ठीक ना। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में या अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? ए विकल्प चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर होगा ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। यानी देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी प्रश्न में बन रहा है प्रश्न कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया। तो जैन धर्म को अपनाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों अपनाया था? इसके पीछे कारण था, यानी 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था, प्रजा मर रही थी, उसको देखा नहीं जा सका। जैन संत भद्रबाहु से वो जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लिया। यानी जैन धर्म में वो दीक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से। भद्रबाहु जैन संत हैं, इन्हीं से दीक्षा लेकर के इन्हीं के साथ दक्षिण भारत चला गया, श्रवण बेलागोला चला गया था, ठीक ना। और वहाँ पर तपस्या करते हुए अपने शरीर से प्राण को निकाला था। तो ये प्रश्न का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए विकल्प बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। ये सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश की स्थापना यदि पूछता है प्रश्न में तो ये बिंबिसार हो जाएगा, लेकिन यह मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, ठीक ना। उसका भारत बहुत विशाल था, यानी भारत का काफ़ी विस्तार उसने किया था, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रचलित मुद्रा, यानी जो सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी, इसमें ए पण, बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। इसका सही आंसर होगा पण। अब देखिए पण के विषय में जानेंगे। ये मानक मुद्रा है, मौर्यकालीन मानक मुद्रा हम किसको कहते हैं? मानक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं वह मुद्रा जिसका लेन देन में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो लेन देन में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली जो मुद्रा थी मौर्यकालीन, वो पण थी। और किस धातु में? अगर धातु बनाता है तो चांदी होगा, चांदी धातु में, ठीक ना। और मौर्यकालीन अगर मुद्रा यदि जानना चाहते हैं तो मासक है, मासक मुद्रा है, शतमान है, पण हो ही गया, निष्क है, करसापण है। ये सब मौर्यकालीन
मुद्राएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए विकल्प अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो ये जो देख रहे हैं ये तीनों मौर्य वंश से संबंधित है। एक ये जो अजातशत्रु हैं ये आपके मौर्य वंश के शासक नहीं है, ठीक ना। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है, यानी किस वंश का? हर्यक वंश। तो इसमें निकाल प्रश्न बन रहा है मौर्य वंश का शासक नहीं है। कौन नहीं है? अजातशत्रु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? ए विकल्प कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कुणाल। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए विकल्प अशोक घोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी भास। इसका सही आंसर होगा बी, यानी विशाखदत्त होगा। देखिए एक रचना और है, विशाखदत्त की एक रचना और है। रचना अगर देखेंगे तो मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस रचना में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। एक रचना ये हो गई। दूसरी रचना देवी चंद्रगुप्तम है, देवी चंद्रगुप्तम। एक प्रश्न बन रहा है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया था? यानी आजीविकों के लिए किया गया था, कि थारुओं के लिए किया गया, कि जैनियों के लिए किया गया, या तांत्रिकों के लिए? इसका सही आंसर होगा आजीवकों के लिए। अब देखिए आजीवक संप्रदाय है। ये आजीवक क्या है? एक संप्रदाय है। और इसकी स्थापना, अगर प्रश्न बन जाए कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया है, तो मखली गोसाल किया ने, मखली गोसाल ने किया है, मखली गोसाल। इसका मत क्या है? इस संप्रदाय का मत है नियतिवाद, ठीक ना। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताता है, यानी अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें उसको मगध का राजा कहा गया या स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो ये विकल्प में है मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमनीदेयी स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाबरू स्तंभ। इसका सही आंसर भाबरू होगा। अब भाबरू के विषय में जानेंगे। ये भाबरू कहाँ है? विराट नामक स्थान पर है, विराट। और विराट कहाँ है? किस राज्य में है? राजस्थान में है। विराट कहाँ है? राजस्थान। अब देखिए इसी स्तंभ लेख में उसने अपने को मगध का राजा कहा है, मगध का सम्राट कहा है। और इसी अभिलेख में बौद्ध धम्म संघ का भी उल्लेख किया है, बौद्ध धम्म संघ, जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न माना गया है। यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, यही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। और त्रिरत्न का वो वर्णन कहाँ किस अभिलेख में किया है? तो भाबरू में किया है। भाबरू कहाँ है? विराट राजस्थान प्रदेश में है, ठीक ना। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। यानी ये प्रश्न बन रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? यानी प्रश्न है, ए विकल्प कनिष्क द्वारा किया गया, बी हर्ष द्वारा किया गया, कि सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया, कि डी समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपको चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड में यानी उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर है वो? ए विकल्प देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। इसका सही आंसर होगा कालसी। कालसी में अशोक का एक शिलालेख पाया गया है। और कालसी जानते हैं उत्तराखंड के देहरादून में है।
देहरादून, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और किसने बनवाया इसको? ए विकल्प अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। इसका सही आंसर होगा अशोक। भारत का सबसे बड़ा माने आपका स्तूप भी है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप है अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए विकल्प जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। यानी अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? यानी कलिंग युद्ध, विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ए विकल्प शिलालेख, प्रथम शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तृतीय आपका 12वां शिलालेख, उसके बाद 13वां शिलालेख। ठीक ना? इसका सही आंसर होगा कलिंग युद्ध का वर्णन यानी 13वां शिलालेख में मिलता है। ठीक ना? शिलालेख 13। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? यानी मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ये प्रश्न है। ए विकल्प अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मेगास्थनीज के विषय में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेगास्थनीज ये सेलूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेलूकस निकेटर। का राजदूत था। इसकी रचना जो है इंडिका है। रचना क्या, नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जानकारी मिलता है। ठीक ना? तो मेगास्थनीज की रचना का नाम इंडिका है। ये सेलूकस निकेटर का राजदूत था। अब सेलूकस निकेटर किसका उत्तराधिकारी था? तो सिकंदर महान का था। ठीक। और इसमें इंडिका में उसने यमुना नदी का वर्णन किया है। उसके बाद सुरसेन महाजनपद का वर्णन किया है। ठीक ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? यानी कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? ए विकल्प चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। ये सही आंसर होगा अशोक, क्योंकि इसने कहा था सभी प्रजा मेरी संतान की तरह है। यानी यही एक ऐसा सम्राट है जिसने कहा प्रजा के विषय में कि सभी प्रजा मेरी संतान की तरह है। ठीक ना? अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ए विकल्प प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए प्राकृत और ब्राह्मी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? देखिए, इसमें आपका जो विकल्प बना है वो गलत है। यानी ए विकल्प में भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, माप तौल का अधिकारी।
यानी देखिए गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया, ये जानते रहिएगा। यानी गुप्तचरों को, प्रश्न बन रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है, गूढ़ पुरुष। और गुप्तचर जो होते थे दो प्रकार के होते थे मौर्य काल में, यानी गुप्तचर दो प्रकार के थे, दो प्रकार के। पहला संस्था, संस्था, और दूसरा संचरा, दूसरा संचरा। संस्था और संचरा में जानते हैं अंतर क्या है? संस्था जो गुप्तचर होते थे वो एक जगह बैठ करके सूचनाओं को एकत्र करके राजा को बताते थे, और संचरा का मतलब वो होता है, संचरा का मतलब यानी उन गुप्तचरों को कहा गया है जो घूम घूम करके सूचनाओं को एकत्र करते थे, उनको कहा गया है संचरा। तो प्रश्न बना है कि गुप्तचरों को क्या कहा गया, तो पहला इस प्रश्न का आंसर होगा गूढ़ पुरुष। अगर प्रकार पूछ देगा तो संस्था और संचरा होते हैं, ठीक ना। अब इसमें विकल्प में भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, माप तौल का अधिकारी, ये सब विकल्प में नहीं होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? यानी किस यूनानी लेखक ने कहा है कि भारतीयों के पास जो है लिखने की कला नहीं थी, ठीक ना। तो ए विकल्प कौटिल्य, बी प्लिनी, सी प्लूटार्क, डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीयों के पास लेखन कला नहीं है, ठीक ना, लिखने की कला नहीं है। अगला प्रश्न, किस सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? देखिए एक विद्वान का नाम मिलता है एथेनियस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है ये। एक विद्वान का नाम मिलता है एथेनियस, एथेनियस, इसी ने ये चर्चा किया है, पत्र व्यवहार का वर्णन उल्लेख किया है, किसके किसके बीच? बिंदुसार और सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम के बीच। और पत्र के माध्यम से बिंदुसार जो था उसने 3 वस्तुओं की मांग किया था, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक, ठीक ना। तो जो एंटियोकस प्रथम था वो 2 वस्तुओं को तो भिजवा दिया, यानी सूखा अंजीर भी भिजवाया, मीठी मदिरा भी, शराब भी भिजवाया, लेकिन दार्शनिक के विषय में वो कहलवा दिया, यानी संदेश भिजवाया कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता है। यानी 2 वस्तुओं को भिजवा दिया लेकिन वो दार्शनिक को नहीं भिजवाया, ठीक ना। तो ये प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये ए विकल्प में चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। इसका वर्णन कौन किया है? एथेनियस नामक विद्वान ने किया है, ठीक ना, यूनानी लेखक है ये। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए विकल्प महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां बृहद शिलालेख, डी 7वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा 13वां बृहद शिलालेख, क्योंकि कलिंग युद्ध के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? 13वें बृहद शिलालेख से मिलती है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए है। बिंदुसार की मृत्यु के समय या अपने पिता के शासनकाल में अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ए विकल्प उज्जैन, बी तक्षशिला, सी स्वर्णगिरी, डी तोसली। इसका सही आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन का वो उपराजा था या गवर्नर था। उपराजा भी यहाँ शब्द आ सकता है, गवर्नर की जगह पर उपराजा भी आ सकता है, ठीक ना। तो ये समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि वह सारी प्रजा मेरी संतान की तरह है?
यानी किस शिलालेख में वो कहा है कि सभी प्रजा मेरी संतान की तरह है? ए विकल्प पृथक कलिंग शिलालेख, बी विकल्प दूसरा बृहद शिलालेख, सी पांचवा बृहद शिलालेख, डी बराबर गुहालेख। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी प्रथम कलिंग शिलालेख में, यानी प्रथम पृथक शिलालेख भी इसको कहते हैं। इसको जो शब्द है प्रथम पृथक शिलालेख, भी इसको कहते हैं। यानी प्रथम कलिंग जो शिलालेख है इसको प्रथम पृथक शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। इसी में वो कहा है कि यानी सारी प्रजा मेरी संतान की तरह है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ए गिरनार शिलालेख, बी मानसेहरा शिलालेख, सी पांचवा बृहद शिलालेख, डी कलिंग का पृथक शिलालेख। आंसर इसका डी होगा, कलिंग का पृथक शिलालेख। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिन्थ, सी मेसिडोनिया, डी सीरिया। ये मिस्र का राजा था। तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक के समय में मिस्र। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।